नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट और मैं हूं रंजना। आज हम फिर से एक अलग सब्जेक्ट पर बात करेंगे। सब्जेक्ट क्या है वो भी आपको बताते हैं। सब्जेक्ट है यूपीएससी की जो तैयारी करने वाले छात्र हैं वो किस तरीके से अपना तैयारी करेंगे, और ख़ासकर अगर बात की जाए बिहार झारखंड के छात्र जो कि दिल्ली जाकर तैयारी नहीं कर पाते हैं और झारखंड में रहकर ही अपनी तैयारी को वो किस तरीके से करेंगे, इस पर जानने के लिए मेरे साथ बात करने के लिए झारखंड आईएएस राजीव रंजन हैं। वो बताएंगे किस तरीके से झारखंड के छात्रों को यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जो तैयारी होती है परीक्षा की, वो कैसे करेंगे, कैसे कराए जाते हैं, क्या इनके पास कई योजनाएं हैं। और हम आपको परिचय कराते हैं राजीव रंजन से। जी बहुत बहुत आपका स्वागत द न्यूज पोस्ट। थैंक यू सो मच रंजना, थैंक यू। मेरा जानना ये है कि जो झारखंड के ऐसे छात्र छात्राएं जो दिल्ली जाकर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तैयारी नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं छोटे ही नंबर से वो चूक जाते हैं कई अथक प्रयास के बावजूद भी, और बाहर में भी लोगों का ऐसा मानना है कि बिहार झारखंड में जो लोगों में प्रतिभा जरूर है, मेधावी भी हैं, लेकिन कई कारण हैं, चाहे वो आर्थिक कारण हो या बहुत सारी परेशानियों का सामना करते हुए वो तैयारी को नहीं कर पाते हैं। विशेष तरीके से आप इस योजना को बताएं। देखिए, जैसा कि मैं आपको सबसे पहले बता दूं, सिविल सर्विस इस देश की एक सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण परीक्षाओं में से एक है, और जो भी विद्यार्थी इसमें क्वालिफाई करते हैं आईएएस, आईपीएस और दूसरे केंद्रीय सेवाओं में उनको काम करने का भरपूर अवसर मिलता है, और ये काफ़ी हायर पोस्ट होते हैं जहाँ पे बेहतर डिसीजंस हम लेते हैं और अपने देश को सेवा करते हैं। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले ये एग्ज़ाम एक 2 चरण का एग्जामिनेशन होता है। इसमें सबसे पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसको कि हम प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के नाम से जानते हैं। इसके बाद एक मेंस होता है जिसके कि 2 पार्ट हैं, एक रिटन और दूसरा इंटरव्यू। और आपने ठीक ही बताया रंजना कि निश्चित तौर पर हमारा जो पूर्वी भारत का ये जो इलाका है, झारखंड और बिहार, यहाँ पे टैलेंट की कमी नहीं है। हर गांव में, छोटे छोटे शहरों में काफ़ी सारी जो छात्र छात्राएं हैं, निश्चित तौर पे आर्थिक और सामाजिक कारणों की वजह से दिल्ली और दूसरे जगहों पे पढ़ाई करने के लिए नहीं जा सकते हैं। इसीलिए हम लोगों ने एक नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिविल सर्वेंट हम लोगों ने बनाया है, क्योंकि हम भी ऐसे ही ग्रामीण परिभूमि और ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थी बचपन से ही रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि बिहार और झारखंड के ग्रामीण परिवेश के बच्चे जो अपनी सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों की वजह से, परिवेश की वजह से दिल्ली नहीं जा सकते और अच्छे इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, उनके लिए हम लोगों ने एक गाइडेंस का प्रोग्राम शुरू कराया। ये कार्यक्रम हम लोगों ने 2014 में शुरू किया, और पटना यूनिवर्सिटी के तत्वावधान में हम लोगों ने उन बच्चों को सबसे पहले सेलेक्ट किया जो सच में सिविल सर्विसेज को सीरियसली लेना चाहते हैं, गंभीरता से लेना चाहते हैं। हम लोगों ने एक छोटा सा इंटरव्यू का पैनल बनाया कि कौन से बच्चे किस लेवल पे हैं और किन के चयन किए जाने की संभावना सबसे अधिक है, ताकि हम उन बच्चों के पहले राउंड में ज़्यादा फोकस कर सकें। और मैं आपको बता दूं कि 2014 के बाद आश्चर्यजनक तौर पे इन बच्चों के बीच न सिर्फ पढ़ने की लगन और क्षमता विकसित हुई है, बल्कि कई बच्चों का चयन भी हुआ है। 2020 में यानी कि पिछले साल हम लोगों ने एक नया प्रयोग किया, और वो प्रयोग था कि जो बच्चे रिटन क्वालिफाई कर गए हैं सिविल सर्विसेज में, वो उन बच्चों को हम इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से गाइड करें। मैं आपको फिर बताता हूँ, पूर्वी भारत के जो बच्चे होते हैं टैलेंटेड तो होते हैं, लेकिन अपने खुद के रिप्रेजेंटेशन के मामले में ये थोड़े से कहीं ना कहीं कमज़ोर रह जाते हैं, जो दिल्ली नहीं जा सकते या दूसरे माध्यमों में जिन्होंने पढ़ाई नहीं की, इंटरैक्ट नहीं किया, उनका प्रेजेंटेशन इंटरव्यू में थोड़े से ख़राब हो जाता है। और हम लोगों ने इंटरव्यू के लिए इन बच्चों को गाइड करने का प्रोग्राम बनाया, और आप आश्चर्य करेंगी रंजना कि पिछले साल 58 बच्चे इस इंटरव्यू प्रोग्राम में शामिल हुए, जिसमें से 30 बच्चे, 30 एक बहुत बड़ी संख्या है निश्चित तौर पे, 30 बच्चे हमारे यूपीएससी में सिलेक्ट हुए, जिसमें से कई आईएएस बने हैं, कई आईपीएस बने। और सबसे खुशी की बात है कि ऑल ओवर इंडिया में जो टॉप किए हैं शुभम कुमार, वो बिहार के कटिहार के रहने वाले हैं, वो खुद इस इंटरव्यू प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। तो ये हम सब लोगों के लिए बड़ा ही खुशी का विषय है कि ग्रामीण और परिवेश के बच्चे आ रहे हैं। आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों से एक तरह से कहिए कि आप पिछड़े प्रदेशों के बच्चे अब इसमें पार्टिसिपेट करने लगे हैं। और हमारी पूरी कोशिश है, जिस एसोसिएशन का मैंने नाम बताया, इट इज़ ए नेशनल
नेशनल एसोसिएशन फॉर सिविल सर्वेंट। तो इसमें सिर्फ बिहार के ही सिविल सर्वेंट नहीं है, वो भी सिविल सर्वेंट है जो मूलतः बिहार के रहने वाले तो हैं पर दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं, झारखंड के रहने वाले तो हैं पर दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं। तो हम सब जब भी समय मिलता है, जैसे मैं खुद ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, जीएस के लिए बच्चों को मोटिवेट करता हूँ और बच्चों को आंसर राइटिंग कैसे करना चाहिए, किस तरीके से सजा करके अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहिए, वो सब चीज़ हम गाइड करते हैं ताकि बच्चे बेहतर कर सके सिविल सर्विसेज में। जैसा कि इन्होंने बताया कि वो जो एसोसिएशन है उसमें बतौर बिहार झारखंड से बाहर में कार्य करने वाले आईएएस अधिकारी हैं जो कि सेवा दे रहे हैं, वो भी अपनी प्रशिक्षण कह ले, बच्चों को ट्यूटर कह ले, मतलब वो ट्यूशन देते हैं। हम इनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उसमें पूरे कितने सदस्य हैं और बिहार झारखंड के बहुमुखी प्रतिभा वाले जो छात्र हैं, कहीं ना कहीं कई कारणों से, चाहे वो भाषा एक बाध्यता बनती है या फिर और भी बहुत सारी कारणें हैं जिसके कारण बच्चे नहीं जा पाते हैं वहाँ पर, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर ऐसा बताइए कि जो छात्र हैं, आप लोग की पूरी जो टीम है उसमें कितने लोग हैं? क्या ये सेवा मतलब बिहार झारखंड जैसे कैपिटल है, रांची हो, पटना हो, यहाँ के भी छात्र लाभान्वित हो रहे हैं या नहीं? देखिए, मैंने जैसा आपको बताया, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो दिन प्रतिदिन इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। हम लोगों ने जब इस ऑर्गेनाइजेशन को 2014 में शुरू किया था, हम काफ़ी मुट्ठी भर लोग थे, मुश्किल से 7 या 8 आईएएस अधिकारी थे। बट अभी खुशी की बात यह है कि हमारे जो सीनियर अधिकारी हैं, बीके प्रसाद, वो इसके एसोसिएशन के हमारे अध्यक्ष हैं। यह एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है और अब वो रिटायर भी कर चुके हैं, बट उनके मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। अभी जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं निश्चित तौर पे वो भी इस एसोसिएशन के पार्ट होते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, हम लोग सबसे पहले हम लोगों ने पटना यूनिवर्सिटी के क्लासरूम्स के साथ इसकी शुरुआत की। जैसे मैं खुद ज्योग्राफी का विद्यार्थी रहा हूँ और ज्योग्राफी पढ़ाने में मेरी व्यक्तिगत रुचि भी है। मैं झारखंड के ज्योग्राफी पर एक अलग से किताबें भी मैं लिख रहा हूँ। तो इसके साथ मैं कुछ और भ्रांतियों के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा। ये भ्रांतियाँ वास्तव में हम जैसे जिस सामाजिक आर्थिक परिवेश में रहते हैं, इस परिवेश के छात्र छात्राओं को काफ़ी गहराई से प्रभावित करते हैं। जैसे हिंदी माध्यम है तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा, ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं नहीं हो पाता है, शहरी बच्चों का ही होता है, आपकी राइटिंग ख़राब है, आपका आईएएस में सिलेक्शन नहीं होगा। ये सब जो भ्रांतियाँ हैं, अगर आप दिल्ली नहीं गए, आपने अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ाई नहीं की, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये सब जो छोटी छोटी जो भ्रांतियाँ हैं, इन भ्रांतियों को भी हम शुरुआत के कुछ क्लासेज में दूर करते हैं। अभी हम लोगों ने रांची में शुरू नहीं किया है रंजना, हम लोगों ने पटना में इसको बहुत ही गंभीरता से लिया है 2014 के बाद, बट जल्दी ही हमारा यह कार्यक्रम रांची में भी शुरू होगा। और इसी की कड़ी में मैं आपको बता दूं कि जमशेदपुर, हजारीबाग, आज हजारीबाग में भी हम लोगों ने कार्यक्रम कराया और 1 दिसंबर 2021 यानी कि 2 दिनों के बाद हम रांची में भी एक रांची यूनिवर्सिटी के साथ संयुक्त रूप से मिलकर एक कार्यक्रम हम करा रहे हैं। तो बच्चों में उत्साह जैसे जैसे आएगा, हम यहाँ उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आमतौर पर लोगों का मानना होता है कि जब तक कोचिंग में नहीं जाएंगे, कोचिंग नहीं पढ़ेंगे तो सिविल सर्विसेज की जो रिज़ल्ट हैं, परीक्षा परिणाम नहीं आ पाएंगे। अगर आते भी हैं तो अंक उस आईएएस रैंक में जो नहीं शामिल हो पाएगा। बड़े बड़े दावे होते हैं कोचिंग के। अगर आप दिल्ली जाते हैं पढ़ाई करने तो वहाँ पर पोल पर बड़े बड़े बैनर लगे होते हैं कि हमारे कोचिंग संस्थान से इस बैच में 500 छात्र पढ़ाई करते थे, जिसमें कि 495 छात्र हमारे पास गए थे। ये दावे करने वालों का जो पोल है वो कितना इन सब जो आईएएस एसोसिएशन के द्वारा चलाए जा रहे इंस्टीट्यूशन पर, आमतौर पर बात किया जाए तो ये इंस्टीट्यूशन नहीं, एक तरह से अपने क्षेत्र, अपने राज्य के प्रतिभावान मेधावी छात्रों को उभारने का जो तरीका है इन लोगों ने अपनाया है, इस पर क्या कुछ इनका अहम रोल होगा? बियॉन्ड द अगर बात करें कोचिंग संस्थान जो दावे करते हैं उन पर मैं जानने का कोशिश करती हूँ। जी आप बताएं, जैसे कोचिंग संस्थान दावे करते हैं जी कि हमारे संस्थान से इतने छात्र अपीयर हुए, इतने पास। देखिए, ये दावे कई बार रंजना सही भी होते हैं और कई बार ये दावे बेबुनियाद वाले भी निकलते हैं। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट निश्चित तौर पे जो सिलेक्टेड विद्यार्थी हैं उनके नेम एंड शेक पे भी चलते हैं। जैसे जब मैं भी सिलेक्ट हुआ था तो कई कोचिंग इंस्टीट्यूट हमारे संपर्क में नहीं भी थे, बावजूद उन लोगों ने दावा करने का प्रयास किया। ये हर बार होता है, ये उनकी अपनी अलग सोच होती है, बट हम ऐसे सारी सोचों को नकारते हैं। कुछ निश्चित तौर पे कोचिंग इंस्टीट्यूट का योगदान होता है और निश्चित तौर पे समय के साथ जिस तरीके से हम ऐसे एसोसिएशन के माध्यम से अलग अलग संस्थाओं में कार्यक्रम करा करके अगर हम विद्यार्थियों का चयन करते हैं तो निश्चित तौर पे उनका पाठ भी कम होगा और इस क्षेत्र के बच्चे निकल के सामने आएंगे। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण और भी बताता हूँ।
जब मैं पढ़ाई कर रहा था, मेरा बैच 2010 है, यानी कि 2009 में मैंने एग्जामिनेशन दिया था सिविल सर्विसेज का। प्री क्वालिफाई किया, रिटन क्वालिफाई किया, इंटरव्यू दिया, फिर ये सिलेक्शन का फाइनल लिस्ट आता है। आज तक सिलेक्शन होने के ठीक पहले मैंने किसी भी आईएएस को सुना नहीं था। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये होता है कि अगर कोई विद्यार्थी किसी आईएएस की तैयारी के पहलुओं के बारे में गंभीरता से सुने तो उसका मनोबल काफ़ी बढ़ता है। और इस एग्जामिनेशन में मनोबल का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि कई ऐसे क्षण आते हैं जिसमें लगता है कि अब पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, ये सर्विस हमारे लायक नहीं है, ये बड़े ही उच्च कोटि के लोगों के लिए है जिन्होंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की, जिनके घर में सब कुछ हो सकता है, जिनके घर में शॉक एब्जॉर्बिंग का पहले से व्यवस्था किया हुआ है, वही कर सकते हैं। ये सब भ्रांतियाँ सबसे पहले ही टूट जाती है अगर आप किसी आईएएस के साथ इंटरैक्ट करते हैं। तो हम लोगों ने इन भ्रांतियों को दूर करने का सबसे पहला प्रयास किया है। दूसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसा कि मैंने बताया, इनका आंसर राइटिंग का भी रेगुलर तौर पे हम लोग चेक करते हैं कि किस तरीके से आंसर लिखते हैं। सपोज करें कि एक छोटा सा निबंध आता है, ये एसे आता है, एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, विद्यार्थी सब कुछ जानता है, बट एग्जैक्टली उसको यूपीएससी में कैसे लिखना है, किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, यह एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और जब कोई आईएएस आपके आंसर को चेक करके बतलाता है कि नहीं, आपने आंसर ठीक लिखा है, आपने आंसर औसत लिखा है, आपको यहाँ सुधार करने की आवश्यकता है, तो मुझे लगता है कि उसके बाद किसी दूसरे टीचर से दिखाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती और मानसिक तौर पर विद्यार्थी बहुत मजबूत फील करता है कि मैंने दिखला लिया है, अब मैं ठीक हूँ। ज्योग्राफी की जब मैंने 10 किताबें पढ़ी तब मुझे पता चला कि अच्छा, सिलेबस के हिसाब से मुझे वास्तव में 4 या 5 किताबें ही पढ़नी चाहिए थी। अब मैं जब किसी को गाइड करूंगा तो मैं उन्हीं 4-5 किताबों के बारे में बताऊंगा जो एग्जैक्टली एग्ज़ाम में फोकस करने के लिए ज़रूरी है, एग्ज़ाम के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसकी समतुल्यता ज़्यादा है। तो ये बच्चों को बहुत ही लाभ होता है मनोबल के पॉइंट ऑफ व्यू से, मोटिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने आंसर राइटिंग, अपने व्यक्तित्व को उभारने के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने आपको इंटरव्यू के बारे में भी बताया। इंटरव्यू की भी तैयारी हम लोगों ने जब किया था तो लगभग हम लोगों को 20 से 25 दिनों का समय मिलता है। इंटरव्यू की तैयारी में हर एक पहलू को हम लोग देखते हैं, लेकिन फिर भी लास्ट समय तक, जब तक इंटरव्यू के चैम्बर से हम लोग बाहर नहीं निकल जाते, चैम्बर में अंदर जाते वक्त तक भी हम किसी न किसी रूप में लेकर के संशयित ही होते हैं, हमारा हेजिटेशन रहता है। जब हम इंटरव्यू चैम्बर से बाहर निकलते हैं तब हम अपने आप को एनालाइज कर पाते हैं कि हमने कैसा दिया। इन बच्चों को, जो बच्चे हमारे एसोसिएशन के साथ जुड़े हैं, जब हम इन्हें इंटरव्यू में गाइड करते हैं तो उनका मनोबल काफ़ी ऊंचा रहता है। वो जानते हैं कि बिहेव किस तरीके से करना है, क्वेश्चन को आंसर किस तरीके से देना है, कैसे अपने आप को संतुलित और संयमित रखना है। तो ये सब वो पहलुएँ हैं रंजना, जो मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके हमें हर विद्यार्थी तक, चाहे वो यूनिवर्सिटी से जुड़ा हो, कॉलेज से जुड़ा हो, दूसरे जो हमारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से उनसे जुड़े हुए हों, जैसे ही ये जाता है उनमें एक भावना आती है कि नहीं, वो भी सिविल सर्विसेज कर सकते हैं। और यह एक बहुत बड़ी बात है। मैं तो खुद बताता हूँ कि ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे जब एक बार सिलेक्ट होते हैं तो आपको यकीन नहीं होगा, वह अपने आप में एक उदाहरण बन जाता है, अपने आप में एक लीजेंड बन जाता है। और इस सर्विस की सबसे खास बात यही है कि वो लीजेंड हमेशा से रहना चाहता है। जो सर्विस देने की जो भावना होती है, देश प्रेम की जो भावना होती है, जो कुछ कर दिखाने की जो भावना होती है, वो इस सर्विसेज में सबसे ज़्यादा है। और वो भावना तब जाकर के मजबूत होती है जब ऐसे विद्यार्थी जो सच में ऐसे ग्रामीण सामाजिक परिवेश से जुड़े वाले जब सिलेक्ट होते हैं तो वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है ऐसी भावनाएँ। हमारा एक और सवाल होगा कि इस एसोसिएशन से जुड़ने के लिए जो एस्पिरेंट हैं वो कैसे जुड़ेंगे, मतलब किस रास्ते से गुजरते हुए वो आप तक पहुंचेंगे और इसका लाभ उठाएंगे? जी, आपने बहुत ही सही कहा रंजना। इनफैक्ट हमारा एक ट्विटर अकाउंट भी है, हमारा अपना फेसबुक का अकाउंट भी है और हम लोगों ने अपने जूनियर अधिकारियों का एक ग्रुप भी बना के रखा है जहाँ पे फॉर्म हम वितरित करते हैं और उस फॉर्म को भर करके कोई भी एक सर्टेन टाइम में इंटरव्यू दे सकते हैं। और इंटरव्यू के बाद, चूँकि अभी हमने रांची में शुरू नहीं किया है ये फैसिलिटी, अभी हम लोगों ने क्लासेस के लिए केवल और केवल पटना यूनिवर्सिटी के साथ ही हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो पटना में वो आकर के अपने क्लासेस का लाभ ले सकते हैं। जब हम रांची में शुरू करेंगे तो इस तरीके का फॉर्म का वितरण रांची में भी शुरू करेंगे और जो बच्चे सीरियस होंगे, हम स्क्रीनिंग इसलिए करते हैं ताकि नॉन सीरियस बच्चे हमारे संपर्क में आने के पहले अपना सीरियसनेस साबित कर लें। तो एक बैच में कितने छात्रों को रखने का टारगेट होगा? देखिए, ये कैपेसिटी पर निर्भर करता है। कई बार हम लोग 150 से 200 बच्चे भी रखते हैं, क्योंकि हम प्रॉपर तरीके से क्लास रेगुलर ऑर्गेनाइज नहीं कराते। जैसे अगर मैंने ज्योग्राफी का अगर पढ़ाई शुरू करवाया तो हम ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस ख़त्म नहीं करते, हम एक ओवरव्यू देते हैं, कभी कभी कुछ टॉपिक्स पढ़ाते हैं, आंसर राइटिंग सेशन पर ही हम ध्यान देते हैं। तो ये हॉल पे भी निर्भर करता है। पटना यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने 150 से 200 का एक बैच बनाया था और ये बैच काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। जब भी जीएस का क्लासेस होता था या सब्जेक्ट का क्लासेस होता था, ये आते हैं।
तो ये निर्भर करता है कि हम किस जगह पे कर रहे हैं। 2020 बैच में भी क्या आपके जो एसोसिएशन से जुड़े हुए छात्र थे उनका चयन हुआ है? जैसा मैंने आपको बताया रंजना, हम लोगों ने इंटरव्यू का कार्यक्रम चलाया था और इसमें 58 बच्चों में से 30 बच्चे सिलेक्ट हुए, जो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो एसोसिएशन की गतिविधियां आगे भी हम लोग जारी रखेंगे। उसमें झारखंड के छात्र थे? बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं, जैसे यश है, यश भी इन कार्यक्रम से जुड़ा हुआ था, जो कि धनबाद के रहने वाले हैं। इनका रैंक 4 है, जो कि बड़ा ही प्रेस्टीजियस रैंक है। इसी तरीके से उत्कर्ष हमारे हजारीबाग के रहने वाले हैं, 55 रैंक है, यह भी काफ़ी उत्साहवर्धक है। कुछ हमारे गर्ल्स का सिलेक्शन हुआ है। झारखंड बड़ा ही पोटेंशियल और टैलेंट से भरपूर एक राज्य है, जहाँ पे निश्चित तौर पे संभावनाएं काफ़ी हैं। और ऐसे बच्चे जब सिलेक्ट होते हैं तो इनके सेमिनार के माध्यम से हम उन बच्चों को प्रोत्साहित करने में सफल होते हैं जिनको मनोबल की या प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जैसा कि राजीव रंजन ने आईएएस बनने का गुर सिखाया, ग्रामीण परिवेश से जो छात्र जाते हैं बाहर, कहीं ना कहीं हेजिटेशन होता है और वो कई परेशानियों का सामना करते हुए उस ऊंचाई तक, उस मुकाम तक पहुंचते हैं। लेकिन अभी बिहार और झारखंड की प्रतिभा की बात करें तो 2020 बैच के ही यूपीएससी के टॉपर बिहार के कटिहार ज़िले के रहने वाले शुभम कुमार ने पहला रैंक हासिल किया था। शुभम कुमार का पहला रैंक हासिल करना यही बताता है कि अन्य जो राज्यों के छात्र हैं, कहीं ना कहीं वो अपने आप को सुपीरियर ज़रूर मानते हैं, बिहार और झारखंड को पिछड़ा राज्य मानते हुए। हालांकि झारखंड और बिहार में प्रतिभा की अगर बात कही जाए तो उसमें कोई कमी नहीं है। और ऐसे अगर आईएएस का अगर मार्गदर्शन का रास्ता मिलता है तो कहीं ना कहीं होनहार होत बिरवान के चिकने पात जैसे चरितार्थ होंगे। बहरहाल इस तरह की जो आईएएस एसोसिएशन है, इस तरीके के जो कार्य किए जा रहे हैं समाज के लिए, ये कहीं ना कहीं अच्छा और प्रेरणादायक स्वरूप आगे भविष्य में ज़रूर दिखाई देगा। और अगर छात्र जितने भी तैयारी करने वाले एस्पिरेंट हैं वो इस एसोसिएशन से जुड़ने के लिए फेसबुक के माध्यम का भी प्रयोग कर सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम का भी प्रयोग कर सकते हैं। बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ, अगली बार नई खबर के साथ।